रेडियो सिटी 91.1 एफएम से मैं हूं आपके साथ हरी, और मैं आता हूं शाम को 5 से 9। मैं और आरजे आदि दिल्ली के चुलबाज, हम खूब सारी चुलबाजी करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, लेकिन आज थोड़ी बात सीरियस है। और यहाँ पर इस बात को बड़े सरल शब्दों में आपको बताने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट है। रेडियो सिटी वेलकम करता है डॉक्टर सीपीएस चौहान, डायरेक्टर रेडियोलॉजी एंड वस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, जेपी हॉस्पिटल नोएडा से, जो हमारे साथ है हमें आज बताने के लिए मिनिमली इन्वेसिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में फॉर एनलार्ज प्रोस्टेट्स, एंड जो कि एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है बढ़ती उम्र के मर्दों में। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सेशन में आने के लिए। धन्यवाद सर। सर के बारे में जब मैं थोड़ी बहुत छानबीन कर रहा था, तो मुझे पता चला कि आफ्टर एमडी आपने सिंगापुर से फेलोशिप एक्वायर की है, एंड रीसेंट ईबीईआर रिकॉग्निशन आपको यूरोप से मिला है सर, राइट? थैंक यू। हाँ, दैट इज राइट। एंड दैट्स ग्रेट थिंग सर। आप बताना चाहेंगे व्हाट स्पेशल स्किल्स जो है आपने मास्टर किए थ्रू दीज एडवांस ट्रेनिंग सर? एक्चुअली मेरी बेसिक एडवांस ट्रेनिंग पहले एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। जी ये बहुत रेपुटेड इंस्टीट्यूट है वैस्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का। जी तो हमने बेसिक ट्रेनिंग वहां से कोर्स किया है आफ्टर एमडी। और जी हम लोग फिर फेलोशिप करते हैं और वी गो टू द ऑल ओवर वर्ल्ड। फेलोशिप में हमको जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं वर्ल्ड के हॉस्पिटल्स और जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स हैं, एक हाई वॉल्यूम सेंटर में काम करने का मौका हमको मिलता है उनके साथ में। तो एडवांटेज ये मिलता है कि हमारी क्लिनिकल स्किल्स बढ़ती हैं, कॉम्प्लेक्स केसेस को कैसे हैंडल करना है, रिसर्च थिंग को कैसे आगे बढ़ाना है। तो ये हमको फेलोशिप से काफी इसकी हमको हेल्प मिलती है इससे। एंड सर, लोकल पेशेंट्स को भी हेल्प मिलती होगी, आई एम श्योर। बेस्ट थिंग्स which people are doing outside worlds like European world और in the USA, सो उन सारी चीजों को हम अपने देश में भी कर सकते हैं, अपने लोकल हॉस्पिटल में प्रोवाइड कर सकते हैं लोकल पेशेंट्स को विद द राइट टेक्निक विद द रीजनेबल कॉस्ट। तो ये सारा एडवांटेज है इन सब एडवांस ट्रेनिंग्स का। और मोटी मोटी बात यहाँ पर ये है हमारे व्यूअर्स के लिए कि जिस चीज के लिए पहले लंबा प्रोसेस लगता था, तो वो अब बहुत जल्द हो जाएगा और आपको कम दर्द होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। मेडिकल साइंस एक ग्रोइंग ब्रांच है। जी हमेशा हमेशा इसमें नई नई चीजें आती रहती हैं। और खासतौर से वैस्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजी एक सुपर ग्रोइंग ब्रांच है। हर जी दिन के हिसाब से इस ब्रांच में नई चीजें आ रही है, नई ग्रोथ हो रही है। जो चीजें एस्टेब्लिश चीजें हैं पहले उनको और बेहतर तरीके से कैसे उसको हैंडल किया जाए, कैसे ट्रीट किया जाए। तो ये सब मिनिमल इन्वेजिव ट्रीटमेंट में ये सारी चीजें कि जो पहले हम सर्जरी करके चीजों को ठीक करते थे, जी अब इन टेक्निक की वजह से जो एडवांस जो चीजें आ रही हैं, जी उनसे भी हम इनको बिना बिना किसी दर्द के, बिना किसी लॉन्ग स्टे के हम पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं वेरी इफेक्टिवली। और वो भी इमेज गाइडेंस में, जो कि इमेज गाइडेंस में हम बोलते हैं कि हमारे पास एविडेंस है, देखते हैं हम लोग कि हम सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जी सर, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि एनलार्ज प्रोस्टेट होता क्या है, और कितना कॉमन है ये, कितना सामान्य है ये, अगर हम आदमियों की बात करें तो उनमें? प्रोस्टेट एक गदूद, हिंदी में बोलते हैं गदूद है, एक ग्लैंड है, मेल ग्लैंड है। ये जी ब्लैडर के पीछे रहता है। जी और ये जो यूरिनरी रास्ता है, जो यूरेथ्रस को बोलते हैं, उसके टॉप में होता है। जो जी इनलार्ज प्रोस्टेट होता है, जब इसमें नॉन कैंसरस इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, जब जी इसमें नॉन ट्यूमरस नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है, साइज में बढ़ता है, तो इट इज कॉल्ड अ बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, जो कि ये एक ग्लैंड का साइज बढ़ गया। कितना कॉमन जो सवाल है, ये बहुत कॉमन है। तो एस्टिमेटेड है कि 60 साल में जो लोग हैं, जी 50% लोग को ये बीमारी है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है। बट विद एडवांसमेंट ऑफ द एज, अगर वही पॉपुलेशन 70 ईयर की है, तो आप देखेंगे 80% पॉपुलेशन को ये बीमारी है। बट इट इज ए नॉन कैंसरस ग्रोथ ऑफ द प्रोस्टेट। मैं अगला सवाल इसी पे आ रहा था, लेकिन चलो इसे और थोड़ा सा अच्छी तरह से जान लेते हैं सर। कौन कौन इसके रिस्क पर होता है? विद द एडवांसमेंट ऑफ एज ये जी बढ़ता है, बट कोई डेफिनेटली कॉज पता नहीं लगता है मेडिकल साइंस में। जो डायबिटिक होते हैं, जो पीपल ओबेसिटी होती है, जिनकी एक्टिविटी कम होती है, दे आर ऑलवेज एट हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग दीज काइंड ऑफ डिजीज। ऑलराइट सर। और जब ये किसी को हो जाए तो कैसे पता चले, यानी कि कॉमन लक्षण क्या है सर इसके, ये बताएं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉमन लक्षण प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया का क्या होते हैं। तो जी इन पेशेंट्स में अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी। अर्जेंसी का मतलब हर बार ऐसा लगता है कि जैसे यूरिन जाने की इच्छा हो रही है, यूरिन जाने को मन कर रहा है। फ्रीक्वेंसी, बार बार यूरिन करने जा रहे हैं। नॉक्टुर्निया, रात में अगर सोए हुए हैं, बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है। और आपको बहुत बार लगता है कि आपने यूरिन पास किया, लेकिन जी आपको लगता है कि आपने इनकम्प्लीट वॉइड किया, अभी भी जी आपका यूरिन बचा हुआ है। आपको फील हो रहा है कि अभी भी आपके ब्लैडर में आपकी यूरिन बचा हुआ है, एंड इट्स अर्ज लाइक कि आपको और यूरिन पास करना है, बट यू आर नॉट एबल टू पास द यूरिन। सो ये जी सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के। इसके ऑलराइट अलावा सर। फिर स्ट्रीम पुअर होती है, फ्लो इज वेरी वीक, और यूरिन के एंड में जो स्ट्रीम होती है उसमें ड्रिबलिंग शुरू हो जाती है।
कभी कभी कुछ पेशेंट्स में यूरिन इनकॉन्टिनेंस भी होती है, अपने आप यूरिन निकलना, अपने आप यूरिन का लीक होना, और कभी कभी एकदम से यूरिनरी रिटेंशंस बोलते हैं, यूरिन जी। आना बिल्कुल बंद हो जाता है। और सर ये एनलार्ज प्रोस्टेट को फिर डायग्नोस किस तरह से किया जाए, ये बताएं सर प्लीज। डायग्नोसिस वेरी इजी। पहले तो क्लिनिकल सिम्टम्स बेसिस पे ही डायग्नोसिस बन जाती है, जी। लेकिन इनके कुछ और भी लक्षण, कुछ और बीमारियों के लक्षण भी जो हैं बीपीएस को मायमिक करते हैं। जी। अगर कोई ब्लैडर में स्टोन होगा, या यूरेथ्रा में रास्ते में सिकुड़न होगी किसी और वजह से, इन्फेक्शन से या ट्रॉमा की वजह से, या ब्लैडर में पेशाब की थैली में इन्फेक्शन होगा, तो वो जी। सारे सिम्टम्स से मैच करते हैं। इसलिए जी। डायग्नोसिस के लिए हम लोग एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं। जी। अल्ट्रासाउंड किडनी, यूरेट्रस, ब्लैडर का और जी। प्रोस्टेट का। और इसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड में ये भी देखते हैं कि यूरिन पास करने से पेशाब की थैली में कितना यूरिन था, यूरिन पास करने के बाद अल्ट्रासाउंड में कितना यूरिन बचा है, विच इज कॉल्ड पीवीआर, पोस्ट वर्डिंग रेजिडुअल यूरिन। इनसे डायग्नोसिस ऑलमोस्ट 100% क्लियर हो जाती है। तो अल्ट्रासाउंड में हमको प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज पता लग जाता है, जी। ब्लैडर की कंडीशन पता लगती है कि पहले यूरिन कितना था, यूरिन पास करने के बाद कितना ब्लैडर यूरिन बचा है। तो ये इनसे हमारी डायग्नोसिस क्लियर हो जाती है। इसके अलावा जी। हम कभी कभी यूरोफ्लोमेट्री भी मांगते हैं। यूरोफ्लोमेट्री में हम एक मशीन में बैठाते हैं, उसमें पेशेंट को यूरिन पास करने के लिए बोलते हैं। उसमें हम यूरिन का फ्लो देखते हैं, रेट देखते हैं, कितने कितने मिनट में उसने वॉइड किया और कितना वॉल्यूम पास किया। तो ये सारे एडेड टेस्ट है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल इज अल्ट्रासाउंड। एक किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और प्रोस्टेट का साइज हम्म। देखने के लिए अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें डायग्नोसिस हम लोग बना लेते हैं इसमें। हाँ, इसी चीज पे मैं अगला सवाल पूछना चाहूंगा सर कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं इस चीज के। Right now we have multiple options to treat BPS, benign prostatic hyperplasia. To begin with, most of the patients, अधिकतर पेशेंट्स में कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। रीएश्योरेंस चाहिए होता है, फिजिकल ट्रेनिंग चाहिए होती है, थोड़ी सी एक्सरसाइज होती है, मसल्स की एक्सरसाइज कराने को बोलते हैं, पेल्विक मसल्स की। और जी। दे डू वेरी गुड विद दीज काइंड ऑफ मैन्यूवर्स। हम्म। उसमें पेशेंट्स काफी टाइम अपना पास कर लेते हैं। फिर जी। सेकंड कैटेगरी के पेशेंट्स होते हैं जिनमें थोड़े सिम्टम्स होते हैं, उनमें जी। मेडिकेशन दी जाती है। मेडिकेशंस बहुत तरह की होती हैं। आमतौर पे हम बोलते हैं कि अल्फा एड्रेनर्जिक जो ड्रग्स होती हैं, कुछ जी। दवाइयां होती हैं जो ब्लैडर की, पेशाब की थैली को, ब्लैडर को जो है मसल को रिलैक्स करती हैं, तो पेशेंट को यूरिन पास करने में दिक्कत बहुत कम हो जाती है। एंड मैनी पेशेंट्स इन दीज कैटेगरी, दे डू वेरी गुड। वो खाली दवाई के दम पर ही काफी टाइम अपना इसमें निकाल लेते हैं। दे डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ इंटरवेंशन और सर्जरी। दे जी। डू दे डू वेरी गुड विद द सिंगल मेडिकेशंस। जी। लेकिन वो ग्रुप ऑफ पेशेंट जो इंस्पाइट ऑफ मेडिकेशंस, जिनको प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, जी। जिनको फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, अर्जेंसी बढ़ रही है, कुछ और सिम्टम्स आ रहे हैं रिगार्डिंग बीपीएस के, और जिनको जी। लगता है कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रही है, तो उन पेशेंट्स को फिर एक्टिव ट्रीटमेंट की सलाह दी जाती है। एक्टिव जी। ट्रीटमेंट्स में हम लोगों के पास अभी कन्वेंशनल ट्रीटमेंट सर्जरी है। उसमें हम जी। हमारे यूरोलॉजिस्ट जो कलीग्स हैं वो दूरबीन डाल के पेशाब की नली के थ्रू उसमें प्रोस्टेट के वॉल्यूम को कम करते हैं। और भी जी। तरह की सर्जरी है, लेजर सर्जरीज हैं, और भी सर्जरीज हैं। आजकल हम लोग जो लेटेस्ट एडवांसमेंट है, जो लेटेस्ट टेक्निक है, हम लोग आर्टेरियल एम्बोलाइजेशन, जो ग्लैंड की प्रोस्टेट आर्टरी है उसको हम एम्बोलाइज करते हैं, जी। उसको वॉल्यूम को कम करते हैं आर्टरी को एम्बोलाइज करके। आपने बहुत सरलता से कई सारे जो हमारे देखने वाले हैं और कई सारे जो इस प्रॉब्लम से जूझने वाले हैं उनको सोल्यूशन दे दिया है। एंड सर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन क्या होता है और किस तरह से काम करता है, ये बताएं सर प्लीज। देखिए, प्रोस्टेट आर्टरी एम्बुलेशन बहुत लेटेस्ट टेक्निक है इसी बीपीएस को हैंडल करने की। जो जी। पेशेंट सर्जरी नहीं करवाना चाहते हैं, या कुछ ऐसा ग्रुप है पेशेंट्स का जो सर्जरी के लिए फिट नहीं है, प्रोस्टेट आर्टरी एम्बुलेशन में होता क्या है कि मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है, थ्रू द हैंड, थ्रू द रेडियल आर्टरी। हम लोग यहाँ से एंजियोग्राफी करके रेडियल आर्टरी से होते हुए हम लोग अपना, जहां पे प्रोस्टेट ग्लैंड है पेल्विस में, अपने जी। माइक्रो कैथेटर लेके जाते हैं। जब हम जी। प्रोस्टेट आर्टरी के राइट और लेफ्ट में घुस जाते हैं माइक्रो कैथेटर के थ्रू, उन आर्टरी को हम लोग दवाई डाल के उन आर्टरीज को हम एम्बोलाइज करते हैं। जी। एम्बोलाइजेशन करने का मतलब उन आर्टरी को हम बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं। एक बार जी। खून का फ्लो जाना कम हो जाए, तो नेचुरली जो ग्लैंड है वो ओवर द पीरियड ऑफ टू से 7 डेज में वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है। तो जी। सेम चीज इज बीइंग डन विद द सर्जरी। वॉल्यूम जी। को कम करना है, हमारे ग्लैंड के साइज को कम करना है। तो सेम चीज हम लोग रेडियल आर्टरी से होते हुए हम लोग जाके प्रोस्टेट आर्टरी में राइट में जाते हैं, लेफ्ट आर्टरी में जाते हैं, और आर्टरी के अंदर जाके हम लोग उसको एम्बोलाइज करते हैं। ये जी। मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट है, डे केयर सर्जरी है। सुबह एडमिट करते हैं, शाम को हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस ना के बराबर है, जी और सर। इसमें हम जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं होती है।
पेशेंट जी को हम जनरल एनेस्थीसिया नहीं देते। इसमें एक जी। छोटा सा लोकल एनेस्थीसिया देके सुन करके यहाँ पर आर्टरी में इस प्रोसीजर को किया जाता है। एंड सर ये जो आपने प्रोसेस बताया, तो अगर इसको कंपेयर करें कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से, तो कैसे कितना इफेक्टिव है, नंबर वन, एंड क्या इसमें कोई रिस्क है, प्लीज ये भी बताएं सर। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में हम सर्जरी कर रहे हैं, जी जनरल एनेस्थीसिया दी जा रहा है, उसमें सर्जरी हो रही है, अलग रिस्क जी फैक्टर्स हैं उसमें। जी लेकिन अगर हम मेडिकल लिटरेचर की बात करें, अगर हम डेटा की बात करें, अगर हम, तो अभी तक जो भी डेटा अवेलेबल है उसमें यही रिजल्ट्स सामने आया है कि वेदर इट्स सर्जरी, जिसको हम आमतौर पे सर्जरी TURP करते हैं, ट्रांसलेटर रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, और या फिर प्रोस्टेट आर्टरी एम्बुलाइजेशन, दोनों के रिजल्ट्स अभी तक बराबर पाए गए हैं। जी। दोनों की सफलताएं लॉन्ग टर्म में, जो डेटा जो अभी तक अवेलेबल है, पाया कि दोनों ही इफेक्टिव हैं। बट जी। जब रिस्क की बात करते हैं तो डेफिनेटली आर्टरी एम्बुलाइजेशन में, सिंस इज मिनिमल इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स, इसमें रिस्क ना के बराबर है। अरे वाह। कुछ कुछ ग्रुप पेशेंट का ऐसा भी है जो, जी जिनमें जनरल एनेस्थीसिया नहीं दे सकते हैं, जो जी इनमें एनेस्थीसिया देने में रिस्क फैक्टर है, तो उन हाँ, पेशेंट्स के पास तो प्रोस्टेट आर्टरी एम्बुलाइजेशन के अलावा कोई और चारा नहीं है, वो जी आते ही हैं। किसी की बहुत एडवांस एज है, उनमें हार्ट की कोई कंडीशन है जिसमें एनेस्थीसिया नहीं दे सकते हैं, या प्रोस्टेट की वजह से किसी को ब्लीडिंग हो रही है, सर्जरी नहीं हो सकती है, या कोई और रिस्क फैक्टर है, पेशेंट खून पतला करने की दवाइयां खा रहे हैं, उनकी सर्जरी नहीं हो सकती है, तो भी हम उनमें आर्टरी एम्बुलाइजेशन करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दोज ग्रुप, जी। बाकी ग्रुप में भी जो यंगर ग्रुप है, जो यंगर एज ग्रुप है, कॉम्प्लिकेशन इसमें ना के बराबर है, एंड इट्स डे केयर प्रोसीजर है। इट इज एज इफेक्टिव एज सर्जरी। अरे वाह सर, ये तो बहुत ही एक अच्छी खबर है देखा जाए तो सर। एंड सर रिकवरी टाइम कितना होता है फिर इस रिकवरी ट्रीटमेंट के टाइम बाद। इमीडिएटली है, सिंस हम लोग को जनरल एनेस्थीसिया नहीं दे रहे हैं, हम लोग ट्रांस रेडियल कर रहे हैं, होने के बाद हम बोलते हैं कि आप चल सकते हैं। विद इन जी हाफ एन आवर पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप खाना खा सकते हैं, और जी। 2-3 घंटे में पेशेंट को हम डिस्चार्ज करते हैं। तो हाँ, रिकवरी टाइम इज वेरी फास्ट, आईसीयू में रहने की जरूरत नहीं है, उसको एनेस्थीसिया से बाहर आने की जरूरत नहीं है, वो पेशेंट ऑल द टाइम पेशेंट ही इज अवेक। दैट्स व्हाई दीज प्रोसेस आर वेरी कॉमन इन वेस्टर्न वर्ल्ड और इन द USA, जहां जी। पर अब आमतौर पे इन बीमारियों के लिए प्रोस्टेट आर्टरी एम्बुलेशन होता है। हमारा एम ये है कि हम भी अपने देश में मिनिमल इन्वेजिव प्रोस्टेट एम्बुलेशन को हम आगे बढ़ाएं। ऑल राइट एंड सर कुछ सक्सेस स्टोरीज बताएंगे आप पेशेंट्स की, कि जो आए और इसी तरह से ट्रीटमेंट लेके गए, उनके बारे में हाँ, प्लीज। अब हम लोग यहाँ पे हम रेगुलरली प्रोस्टेट आर्टरी एम्बुलेशंस कर रहे हैं, क्योंकि अब पेशेंट्स में अवेयरनेस आने शुरू हो गई है। पर हाँ, कभी कभी कुछ केसेस याद रहते हैं। आपका पहला केस हमेशा याद रहता है। जी पहला केस हमारा उज्बेकिस्तान के पेशेंट्स थे, जो कि यंग मेल थे, 48 ईयर ओल्ड के पेशेंट्स थे। जी उनको किसी तरह का कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए था इस सर्जरी में। देन ही ऑप्टेड फॉर दी प्रोस्टेट आर्टरी एम्बुलाइजेशंस। जी। खुशी की बात यह है कि 8 साल बाद पेशेंट्स आए, पर इस बार अपनी वाइफ के ट्रीटमेंट के लिए हमारे हॉस्पिटल में आए, और जब जी। आए तो हमसे मिले, और ही इज स्टिल डूइंग वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनको अभी प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अलॉट। आपने बहुत सारी काम की चीजें जो है, जो कई सारे लोगों की जिंदगियां बदल सकती हैं, वो आपने यहाँ पर आज बताई हैं, और बहुत सरलता से और बहुत कम शब्दों में आपने सारी की सारी चीजें कह दी हैं। एंड सर कोई कोई एक मैसेज देना चाहेंगे आप, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं इस टाइम पे जो हमें देख रहे हैं उनके लिए। मैसेज यही है कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया बहुत कॉमन डिजीज है। जितने भी मेल हैं, कभी न कभी किसी स्टेज पे उनको ये बीमारी होनी होनी है। वो अलग बात है कि इट मे बी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी में हो सकता है। तो वी शुड बी अवेयर ऑफ आवर हेल्थ, पेशेंट शुड बी बेनिफिटेड, इफ आई एम पेशेंट आई शुड बी बेनिफिटेड, कि मैं कौन सी चीज ऐसी है कि जिससे मुझे मिनिमल इन्वेजिव ट्रीटमेंट से मैं उससे अपने को मैं इलाज कराऊं, जिससे कि मेरे बदन में कुछ ज्यादा नुकसान होने के चांस ना रहे, और मुझे फायदा इक्वली उतना मिले जितना आमतौर पे ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट से होता है। तो इन पेशेंट्स के लिए, इन ग्रुप के पेशेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, प्लीज बी अवेयर अबाउट योर सेल्फ। आप जी। खुद को देखिए, गूगल कीजिए, पढ़िए, और अपने बारे में, अपनी डिजीज के बारे में अवेयर होइए आप। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अलॉट। और रेडियो सिटी और आरजे हरी और हमारे सारे व्यूअर्स जो है इस वक्त CPS चौहान जी को थैंक यू बोलना चाहेंगे हम सब की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू फॉर थैंक्स। द नॉलेज दैट यू गिवन अस टुडे सर। थैंक यू।